हर शर्मा कोचिंग सेंटर। आज हम अपनी राजपाल की हिंदी की बुक को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 3 में आज हम इसमें देखेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। वैदिक संस्कृत प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा है। इसे वैदिक या छांदस्य भी कहा जाता है। इसे भारतवर्ष की आदि भाषा कहा जाता है। जो हमारी वैदिक संस्कृत है इसे हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। इसे वैदिक तथा छांदस्य भी कहा जाता है। इसे भारतवर्ष की आदि भाषा कहा जाता है। हमारी संस्कृत जो वैदिक संस्कृत है उसे भारतवर्ष की आदि भाषा भी कहा जाता है। प्राचीन संहिताएं। वेद, आरण्यक, ब्राह्मण तथा उपनिषद सभी वैदिक संस्कृत में रचित रचनाएं हैं। जितनी भी प्राचीन संहिताएं वेद, आरण्यक, ब्राह्मण तथा उपनिषद सभी वैदिक संस्कृत में रची गई हैं। वैदिक संस्कृत में कुल 52 ध्वनियाँ वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर तथा 39 व्यंजन, जबकि लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन हैं। जो हमारी वैदिक संस्कृत थी उसमें टोटल 52 वर्ण थे, 12 ध्वनियाँ थी, जिसमें 13 तो स्वर थे और 39 व्यंजन थे। जबकि जो लौकिक संस्कृत है जो वैदिक संस्कृत से पहले की लौकिक संस्कृत थी 48 ध्वनियाँ थी उसमें, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन थे। लौकिक संस्कृत को संस्कृत भी कहा जाता है। लौकिक संस्कृत या संस्कृत का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि की रामायण में देखने को मिलता है। जो हमारी लौकिक संस्कृत थी या संस्कृत, उसका जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था वो वाल्मीकि की रामायण में हुआ था। संस्कृत को देववाणी और हिंदी को आदिजन्य भी कहते हैं। जो हमारी संस्कृत है उसको देववाणी कहते हैं और हिंदी की आदिजन्य भी कहते हैं, क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, इसलिए हिंदी की आदिजन्य संस्कृत हुई। लौकिक संस्कृत या संस्कृत वैदिक संस्कृत का ही सरल रूप है। जो हमारी लौकिक संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत के बाद आई थी, इसलिए उस वैदिक संस्कृत का सरल रूप लौकिक संस्कृत है। पाली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है। जो पाली भाषा है वो बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है। पाली शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में श्रीलंका के लिखे गए दीपवंश में मिलता है। इसका अर्थ है बुद्ध वचन है, जबकि पाली शब्द का पहला प्रयोग बुद्ध घोष की अष्टकथा में मिलता है। जो पाली शब्द है इसका प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में श्रीलंका में लिखे गए दीपवंश में मिलता है और इसका अर्थ बुद्ध वचन है। जबकि पाली भाषा का व्यापक प्रयोग, जो पाली भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग शब्द का व्यापक प्रयोग हुआ था वो बुद्ध घोष की अष्टकथाओं में मिलता है। कच्चायन जो थे वे पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण थे। प्राकृत भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार प्राकृत के 7 मुख्य तथा 7 गौण प्रकार हैं। राजभाषा की संवैधानिक स्थिति। अब हम देखेंगे जो हमारी राजभाषा की है वो संवैधानिक स्थिति। जो हमारी राजभाषा है वो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 6 में संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 210 में विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। काका कालेकर नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक भाषा के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 346 में पत्रादि की राजभाषा अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय विधेयकों, अधिनियमों तथा अध्यादेश आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। जो हमारा अनुच्छेद 348 है उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, विधेयकों, अधिनियमों और अध्यादेश आदि में जो भाषा यूज की जाती है उसके बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 348 में। अनुच्छेद 339 में भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 350 में शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के शिक्षण से संबंधित प्रावधान है। जो अनुच्छेद 350A है उसमें जो प्राथमिक स्तर पर जो हमारी शिक्षा होती है, जो प्राथमिक स्तर पर होती है, उसमें मातृभाषा के शिक्षण से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद 350 में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा विकास के निर्देश दिए गए हैं। इसी अनुच्छेद के द्वारा हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व निर्धारित किया गया है। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एवं उड़ीसा को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिल चुका है। राज्य भाषा। राज्य भाषा का अर्थ है राज्य की भाषा। जो राज्य भाषा होती है वो हमारे राज्य में बोले जाने वाली भाषा को ही राज्य भाषा कहते हैं। राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। प्रत्येक राज्य अपनी सीमाओं में अपनी राज्य की भाषा में कामकाज करने के लिए स्वतंत्र है। जब केंद्र के साथ उसे संपर्क, स्थापना या पत्र व्यवहार की आवश्यकता होती है तो वह राजभाषा या सह राजभाषा का प्रयोग करता है। जब कभी भी केंद्र के साथ उसे किसी भी चीज़ पर बातचीत करनी होती है तो यह संपर्क स्थापित करना होता है, तो जो भी उस राज्य की सह राज्य भाषा होती है या राजभाषा होती है उसमें उसका प्रयोग करता है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब है हमारे राष्ट्र की भाषा। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय एवं संपर्क स्थापित किया जा सके उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा एक भावात्मक क्षेत्र है। राष्ट्रभाषा में समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने, राष्ट्रीय भावना को जागृत करने तथा राष्ट्रीय गौरव को भावना में संपन्न करने की शक्ति होती है। भारतीय संविधान में अभी किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। अभी ये जो संविधान है इसमें किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्रदान किया गया है। संपर्क भाषा। भाषा के संदर्भ में संपर्क भाषा का अर्थ होता है जोड़ने वाली भाषा। जो हमारी संपर्क भाषा होती है उसे कहते हैं जोड़ने वाली भाषा। संपर्क भाषा का आशय है जनभाषा से। असंपर्क भाषा या जनभाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश, देश या ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय का कार्य करे जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो विभिन्न भाषा भाषी वर्गों के बीच संप्रेषण के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संपर्क भाषा कहलाती है। भारत में प्राचीन युग में संस्कृत भाषा संपर्क भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे हिंदी ने उसका स्थान ले लिया है। वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। मातृभाषा का सामान्य अर्थ है माता की भाषा। माता पिता या परिवार के सदस्यों के अनुकरण द्वारा सीखी और सहज बोली को परिष्कृत रूप मातृभाषा कहलाती है। यह समाज स्वीकृत मानक भाषा होती है। दूसरे शब्दों में बालक अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों से जो भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। महात्मा गांधी जी ने कहा है, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध।